है चैप्टर का नाम? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एकदम ही ब्लैंक नहीं हो आप लोग इस टॉपिक से, ठीक है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हाँ नया चैप्टर है, वो चैप्टर हो गया ना कंप्लीट, ठीक है? डाइजेशन तो आप लोग के सिलेबस से हट गया है, लेकिन डाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसके लिए? क्या हमारे प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ये सब जो भी डाइजेशन के बाद जो हमारा ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, ये सब बॉडी के हर सेल को चाहिए, बॉडी के हर सेल को चाहिए। इसके बाद ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए। अब ऑक्सीजन जा रहा है तो हर सेल अपना बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा, तो उसको बाहर भी निकालना है, तो एक चाहिए हमें क्या? ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल। हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल। ये काम कौन करेगा? हमारे बॉडी के फ्लूइड्स काम करेंगे इसका, ठीक है? जो भी हमारा जो भी फूड वगैरह है, न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, हॉर्मोन्स है, सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन करेगा ये काम? हाँ, ब्लड करेगा, ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स में या जो हायर ऑर्गेनिजम्स, इसमें ये काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे स्पॉन्जेस, इसमें कौन कर रहा है? क्योंकि इसमें ब्लड तो नहीं है, क्योंकि लेकिन एक सिस्टम सबको चाहिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनको एक सिस्टम चाहिए। यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, सब काम उसी सेल में हो रहा है, तो उनको एक सिस्टम का जरूरत नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या एक सिस्टम का जरूरत है? नहीं जरूरत है। लेकिन जैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा, हर सेल का अपना अपना काम स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो लेकिन हर सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाई प्रोडक्ट है उसको भी रिलीज करना है, जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी चाहिए। तो स्पॉन्जेस कैसे करेंगे? बॉडी कैविटी से करेंगे, बॉडी कैविटी से करेंगे। हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है, उनके पास क्या प्रेजेंट है? अच्छा ठीक है, स्पॉन्जेस का बॉडी कैविटी का नाम क्या है? ऑस्टिया से एंटर कर रहा है, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है, क्या एंटर कर रहा है? वाटर एंटर कर रहा है। कैविटी का नाम क्या है? स्पॉन्जोसियोल, वेरी गुड, स्पॉन्जोसियोल। और पानी कहां से बाहर निकल रहा है? ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है, ठीक है? तो ये याद रखो कि तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, हमारे पास ब्लड है, हमारे पास प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनके पास ब्लड नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल फ्लूइड नहीं है। वो कैसे ट्रांसपोर्ट करे सब्सटेंसेस का? वाटर के थ्रू, ठीक है? वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट करे वो अपने बॉडी में, इसके थ्रू क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह वो ले रहे हैं, ठीक है? कौन से सेल्स थे जो कैप्चर कर रहे थे स्पॉन्जेस में? याद है एनिमल किंगडम? कौन से सेल्स थे स्पॉन्जेस में जो कैप्चर कर रहे थे? उसमें फ्लैजिला निकला हुआ था। स्पॉन्जोसियल कैविटी है, नहीं बेटा, वो कैविटी था इसका, स्पॉन्जेस का, तो उसके पेरीफेरी में एक लाइनिंग था, जैसे फ्लैजिला निकला हुआ है, तो जैसे वाटर में जो भी आपका फूड वगैरह जा रहा है तो उसको कैप्चर कर ले रहा है। चैनोसाइट्स या कोइनोसाइट्स, जो बोलो, ठीक है? कोइनोसाइट्स, ठीक है? कोइनोसाइट सेल्स था, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? तो ये कैप्चर कर ले, इससे फ्लैजिला निकला हुआ है। भूल गए ना आप लोग सब एनिमल किंगडम, ठीक है? तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो पानी के थ्रू क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिया एल्बेंथिस, ये सब कैसे कर रहे हैं? ये सब पानी के थ्रू तो ये भी कर रहे हैं। इनके पास भी कैविटी है, तो उनके कैविटी का नाम क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इनके पास ब्लड नहीं प्रेजेंट है। ये सब अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं? पानी के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म पर आएंगे तो इनमें क्या है? प्रॉपर एक फ्लूइड प्रेजेंट, एक स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट है। वो हो सकता है ब्लड, हो सकता है वो लिम्फ हो सकता है, ठीक है? अब इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ये सब चीज को कैरी कर रहा है। हम लोगों में क्या है? ह्यूमंस में या हायर ऑर्गेनिजम्स में हेमोग्लोबिन, ठीक है? याद है कुछ ऐसा कि हम लोग मोलस्का में पढ़े थे कि कुछ ब्लू कलर का वो लोग का ब्लड ब्लू कलर का होता है, क्यों? हेमोसाइनिन प्रेजेंट है, हेमोसाइनिन प्रेजेंट है, ठीक है? तो वो भी क्या है? उसके लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है? इसके बाद से सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का, एक क्या है? एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? हाँ, एक ओपन स्पेस होता है जहां पे सारे ऑर्गन्स वगैरह क्या है? सारे ऑर्गन्स उसी में प्रेजेंट है। मैं एक एग्जांपल दी थी आप लोग को, एक गांव का, एक गांव है, वहां पे एक तालाब है, ठीक है? हाँ, वो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा,
हाँ, हेमिकॉर्डेटा। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा कॉर्डेटा। एस्केलमेंथिस उधर तो ब्लड भी प्रेजेंट नहीं बेटा, ठीक है। एस्केलमेंथिस तक आपका ब्लड भी एब्सेंट है, ठीक है। ब्लड आपका प्रेजेंट दिख रहा है एनालिडा से, और एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनालिडा और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दी थी कि एक गांव है, वहां पे क्या एक तालाब है और हर घर में पानी चाहिए, पानी तो हर घर में चाहिए, तो लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं अपने घर से बाल्टी वगैरह लेकर के उस तालाब से पानी भर भर के ले जा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, कि एक स्पेस है, उसमें क्या है, सारे ऑर्गन्स वगैरह सारे उसी में प्रेजेंट है, तो जिसको भी चाहिए वो डायरेक्टली वहां से ले ले रहे हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जैसे शहर, हर घर में पाइपलाइन है, ठीक है, पाइप के थ्रू हर घर में पहुंच जा रहा है, बाकी सेल्स वगैरह को वहां तक आने का जरूरत नहीं है कि एक ओपन स्पेस है वहीं पे सब डूबा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लड वेन्स, सॉरी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, और हर सेल तक पहुंच जा रहे हैं जो भी उनको रिक्वायरमेंट है। समझ में आया, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या, हायर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल फ्लूइड है। ये फ्लूइड क्या है हमारा, ब्लड। ये हमारा क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और वो क्या है, वो तैर सकता है, वो क्या फ्लूइडिटी है उसमें, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। क्या प्रेजेंट है इसमें, एक फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बेटा लिम्फ क्या बता सकते हो, क्योंकि ये कुछ स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा। हाँ ठीक है, लिम्फ है क्या, लिम्फ पेल येलो कलर का होता है, वो एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाता। अच्छा सुनो, ऐसा लिम्फ नोड वगैरह, लिम्फ नोड नाम सुने हो, लिम्फ नोड सुने हो ना। हाँ देखो, जब ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है ना, ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है तो वो कुछ ओपन स्पेसेस में सेल्स और टिश्यूज के बीच में आ जाते हैं, तो वो लिम्फ है और वो एक पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बना रहा है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम बेटा जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th में पढ़ोगे ना, तो वहां पर उसका प्रॉपर फंक्शनिंग पढ़ोगे लिम्फेटिक सिस्टम का। और जगह जगह पर क्या है, लिम्फ नोड प्रेजेंट है। लिम्फ नोड जैसे आपके गला के पास लिम्फ नोड प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब भी क्या होता है कि बैक्टीरियाज वगैरह या कुछ फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है बॉडी में, तो लिम्फ नोड क्या होता है, स्वेल कर जाता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, फूल जाता है। तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर्स चेक करते हैं कि आपका कहाँ, ये लिम्फ नोड यहाँ पे फुला हुआ है, ठीक है। फिर आपके थाइज में होता है लिम्फ नोड, आपके यहाँ पर होता है लिम्फ नोड, ठीक है, आर्म पिट के पास होता है लिम्फ नोड। तो इससे क्या होता है, स्वेलिंग दिखता है, स्वेलिंग डॉक्टर को पता चलता है, तो वहां से वो बताते हैं कुछ फॉरेन पार्टिकल, कुछ बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया बॉडी में। इसका यही फंक्शन है। हाँ, जैसे लिम्फ नोड पेल कलर का इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसमें आरबीसी एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें ना भर भर के एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी का काम क्या है, फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने का, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल या किसी एलर्जिक रिएक्शन से क्या करना है, उसको फाइट करना है। बस इस तरीके से समझो कि जब आप कहीं ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, एक स्पेशल दरवाज़ा होता है जिससे आप लोग को पास करना होता है, ठीक है। तो आप क्या होता है, नॉर्मली आप उससे पास कर सकते हो, बस वो एक प्रोसीजर है कि वहाँ से क्या करना है, सबको एक बार उसके थ्रू पास करना है। जैसे ही अगर उसमें सायरन बजने लगा तो आसपास जो भी पुलिस लोग आ जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए कौन है, किसके पास क्या सामान है, क्या लेकर अंदर जा रहे हैं। समझो लिम्फ नोड का यही काम है, ठीक है। अब ये भी आपका क्या है, बॉडी में सर्कुलेशन का ही काम कर रहा है, ठीक है, ये भी आपका मिनरल्स, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सर्कुलेट ही कर रहा है। लेकिन क्या है, जैसे वो दरवाजा है, वो स्पेशल दरवाजा, वैसे क्या है, लिम्फ नोड प्रेजेंट है। जैसे ही लिम्फ नोड से कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल क्रॉस करेगा तो वो उसको कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो आसपास पुलिस आ गया, पुलिस आ गया मतलब वो क्या हो गया, बहुत ही एक समझ जाओ कि बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया कि हाँ कौन आ गया ऐसा, ठीक है, उसके पास ऐसा क्या सामान है। तो एलर्जिक रिएक्शन में ये भी याद करोगे, जब भी ऐसे कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गया तो वो जगह गर्म हो जाता है, ठीक है। ये सिम्टम्स मैं याद करवाई थी कि वो जगह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो वो जगह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि क्या है, वहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल पकड़ाया है, वहां पे पुलिस आ गया, पुलिस आ गया मतलब वहां पे समझो ब्लड सेल्स आ गया बहुत सारा, ठीक है, उसको मारना है। वो फॉरेन पार्टिकल आ गया, WBC आ जाएगा तो वहां पे ब्लड सेल्स आ जाएगा बहुत ज्यादा, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो जगह गर्म हो जाता है और वो जगह रेड हो जाता है।
जहाँ पे आपका रिएक्शन होता है ना, एलर्जिक रिएक्शन है, या जहाँ पे आपको मान लो चोट लगा है, ठीक है, कि वो ऊपर से आपको छिलाया नहीं तो, लेकिन वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि गिरे हो तो अब क्या फॉरेन पार्टी के अंदर एंटर कर सकता है, तो एंटर कर गया तो वो जगह रेड हो गया। रेड क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे और ब्लड सेल्स आ गए, वहां पे कोई अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर किया होगा तो वो उसको मारेगा। इसी तरीके से लिम्फ क्या होता है, लिम्फ स्वेल कर जाता है, लिम्फ स्वेल कर जाता है। डॉक्टर्स को पता लगता है कि अच्छा लिम्फ स्वेल करके मतलब ये बीमारी हो सकती है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, टेस्ट लिखेंगे। डॉक्टर्स कभी भी आपको 100 टेस्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो डायग्नोसिस करेंगे और गिन के 3-4 टेस्ट लिखेंगे कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। लिम्फ नोड अगर स्वेल है मतलब क्या है, फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया। लिम्फ नोड एक लिम्फैटिक सिस्टम के पार्ट में आता है, और लिम्फैटिक सिस्टम क्या है, वो एक आपका एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही है। बस क्या है कि जब ब्लड ट्रैवल कर रहा है ना, तो वो टिश्यू के स्पेसेस में एंटर कर जाता है, टिश्यू के स्पेसेस में एंटर कर जाता है, और वो एक लिम्फैटिक सिस्टम बनता है। लिम्फैटिक सिस्टम में पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। लिम्फैटिक सिस्टम को सर्कुलेट करने के लिए बेटा हार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं है। वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो बस वही प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्रीदिंग रेट के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्ट होता है, समझ गए। और इसके बाद फिर जगह जगह पर ये वेन्स वगैरह से कनेक्ट होकर के नॉर्मल ब्लड में ऐड हो जाते हैं, समझ में आ गया। अगर ब्लड का लेवल बॉडी से कम हो गया, देखो लिम्फ क्या है ना, ये आपका ब्लड का ही पार्ट था, आपका ब्लड से ये बाहर निकल के एक अलग सिस्टम बना लिया, ठीक है, ब्लड से बाहर निकल के एक अलग सिस्टम बना लिया। इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, इसमें डब्ल्यूबीसी भर भर के प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बॉडी में ब्लड का लेवल घटने लगेगा ना, ये लिम्फ वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये इसका ये एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब ब्लड का वॉल्यूम घटने लगेगा बॉडी से, तो लिम्फ क्या करेगा, वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएगा, समझ में आया। तो ब्लड हमारा क्या है, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स, इसमें प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.4। ये क्या होता है, स्लाइट अल्कलाइन होता है, स्लाइट अल्कलाइन होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, 55% ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, ये 55% ऑफ ब्लड है। इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। फ्लूइडिटी प्लाज्मा प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लाज्मा। और इसमें ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स या हम लोग बोल सकते हैं सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स है। तो सेल्स कैसे फ्लो करेंगे, इस प्लाज्मा में के थ्रू ही वो फ्लो करेंगे, ठीक है। ये होता है स्ट्रॉ कलर का। स्ट्रॉ कलर बेटा कैसा होता है, स्ट्रॉ क्या होता है, स्ट्रॉ मतलब पाइप मत समझना, स्ट्रॉबेरी। अच्छा स्ट्रॉ क्या होता है, पाइप नहीं, वही तो मैं बोली, पाइप नहीं होता है, तो कौन वाला पाइप, वो नहीं, वो स्ट्रॉ नहीं। तो जिससे जूस पीते बेटा, वो तो बहुत कलर्स के आते हैं। अच्छा ठीक है, गाय को जो चारा दिया जाता है उसको स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो वो चारा जो दिया जाता है वो किस कलर का होता है, थोड़ा येलोइश कलर का होता है, बस समझो वही है स्ट्रॉ कलर, उसी को स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। हाँ तो वही तो हम देते हैं गाय को, तो वही है स्ट्रॉ कलर, उसको स्ट्रॉ कहते हैं, और वही है स्ट्रॉ कलर, ठीक है। तो ये 55% ऑफ ब्लड होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। चलो शांत हो जाओ। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, इसके पास वाटर है, वाटर कितना 92%। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है 6 to 8%, और कुछ आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। आयंस प्रेजेंट है, वही लिख लेते हैं, चलो कुछ आयंस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है।
आयंस का क्या काम है? ऑस्मोरेगुलरिटी को मेंटेन करने का काम। हाँ, ऑस्मोरेगुलेशन या ऑस्मोरेगुलरिटी क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना है। सॉल्ट वाटर बैलेंस को क्या करना है? मेंटेन करना है। ऑस्मोरेगुलेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो बेटा वही है ना आपका। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये बैलेंस कैसे मेंटेन रखना है? जहां पे आपका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया वहां पे पानी चला जाएगा। ठीक है, प्रोटीन्स, क्या क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट है? जो यहाँ पे लिखा है ना प्रोटीन 6 to 8%। तो क्या क्या प्रोटीन प्रेजेंट है? तो वो है फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और तीसरा है एल्बुमिन। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और तीसरा क्या है? एल्बुमिन। फाइब्रिनोजेन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में। इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में। हाँ, ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? फाइट इन्फेक्शंस। और एल्बुमिन का क्या काम है? हाँ, ऑस्मोरेगुलेशन। ये 3 प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या क्या? फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। ठीक है बेटा, फाइब्रिनोजेन जो प्रेजेंट है ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि क्या आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड कहीं पे जाके जम नहीं जा रहा है। तो आपका फाइब्रिनोजेन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। जब कहीं चोट लग गया तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वहां पे क्या करेगा? वो ब्लड क्लॉटिंग करेगा। लेकिन ऐसे ही क्या प्रेजेंट है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ में आया? कहां पे प्रेजेंट है ये? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। क्या हो गया? मुझसे पूछो। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग कैसे करेगा? फाइब्रिनोजेन को वो किस में कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करेगा, लेकिन किसके मदद से? फाइब्रिनोजेन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है इसी को कन्वर्ट किया जाता है फाइब्रिन में। ठीक है, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग होना अच्छी बात है। एक डिजीज है हेमोफीलिया। हाँ, तो वही तो है, नॉर्मल कंडीशन से ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा। एक है कंडीशन हेमोफीलिया। ठीक है, ये डिसऑर्डर है। तो क्या होता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही एब्सेंट है। ठीक है, हाँ, उसमें अगर एक पिन से भी चोट लग गया ना, उससे एक पिन से भी चोट लग गया तो क्या होगा? इंसान का डेथ हो जाएगा। विटामिन के एक डिफरेंट चीज हो गया बेटा। विटामिन के का कमी से भी आप लोगों को क्या होता है? ब्लड क्लॉट धीरे, मतलब इसका ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी हो जाता है। लेकिन हेमोफीलिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया ये एक सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका कोई इलाज नहीं। इसका बस इतना इलाज है कि इंसान रूई पर चले। ठीक है, इसका बस यही इलाज है कि इंसान रूई पर चले। फीमेल्स में बहुत कम होता है, मेल्स में होता है ज्यादा। ठीक है, फीमेल्स बस कैरियर हो सकती है इस डिजीज के लिए, लेकिन ये डिजीज मेल्स में होता है। हाँ, ये एक सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैं बता देती हूँ क्या है, लेकिन ये 12th में बेटा पढ़ना है आप लोगों को। ये एक सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। थोड़ा सा जान लो, अगर क्यूरियोसिटी है तो ये जान लो, कोई दिक्कत नहीं। 12th में पढ़ना है ये चीज। ठीक है, इसमें क्या होता है? फीमेल्स में नहीं देखने को मिलता, फीमेल्स कैरियर होती है। ठीक है, रूई पे चलना मतलब इतना सा भी चोट नहीं लगना है। एक पिन से भी चोट लग गया ना तो खून बहते रहेगा, खून बंद ही नहीं होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही एब्सेंट है उस समय। ठीक है, हाँ, बेटा एक नॉर्मल, जैसे छोटे बच्चे को चोट तो लगता है ना, कैसे क्या ऐसा कोई भी यहाँ बैठा हो जिसको कभी चोट ना लगा हो? तो लगेगा। छोटे बच्चे अपन को कितना संभाल कर रखोगे तो चोट लगेगा ही। ठीक है, तो जो मेल्स होते हैं ना, अगर इनको बहुत संभाल के भी रखोगे ना, तब भी वो 10-12 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते। हाँ, वही चीज की रूई पे चलना है। हाँ, वो
बस आप पूछे क्या किया जाएगा उसके लिए, तो मैं बोली रुई पे चलना है। ठीक है, मतलब इतना प्रिकॉशन लेना है कि आपको इतना सा भी चोट नहीं लगे। ठीक है, इसमें से आप मुझे बताओगे कि डिजीज किसको हो सकता है? इसको हो सकता है, इसको नहीं होगा, और इसको होगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन लाने के लिए ना मेल को हेमोफिलिक होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशन लाने के लिए मेल को हेमोफिलिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव एज पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए बहुत रेयर चांस है कि फीमेल हेमोफिलिक। ये मेल है बेटा, ये क्या है? मेल है, ये फीमेल है, मैं बता रही हूँ। और ये भी क्या, ये फीमेल है। मैं बता रही हूँ कि ये डिजीज मेल्स में क्यों होता है। मेल्स में इसलिए होता है क्योंकि इनको सिर्फ एक एक्स चाहिए जो हेमोफिलिक हो। ठीक है, एक्स फैक्टर गवर्न करता है। ये क्या मैं बताई, सेक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उनके कारण क्या होगा, ये डिजीज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ आपको एक एक्स फैक्टर चाहिए। इसमें क्या है, दोनों चाहिए गवर्न करने के लिए। दूसरा तो वाई है, दूसरा वाई है, तो एक ही एक्स है और ये हेमोफिलिक है, तो मेल क्या हो जाएगा, हेमोफिलिक। फीमेल में एक हेमोफिलिक आ गया लेकिन दूसरा नॉर्मल, तो ये फीमेल और ये क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। इसको कुछ नहीं होगा, ये एकदम नॉर्मल, देखिए ये बस कैरियर है। ठीक है, और अगर इसका किसी नॉर्मल मेल से शादी होगा ना, तो और उसके जो बच्चे होंगे वो हेमोफिलिक हो जाएंगे। आप ये सारे ना क्रॉसेस करके देख सकते हो। चलो इतना कंफ्यूजन लग रहा है ना, क्रॉस करके देख लो। देखने में दोनों नॉर्मल है। ये आपका क्या है, मेल नॉर्मल है, एक्स वाई क्रोमोसोम, मेल नॉर्मल, और फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल। गेमेट्स बनेगा, ये गेमेट्स बना, क्रॉस करवा लो। इसमें से बस बताओगे कि डिजीज्ड कौन सा हो गया, डिजीज्ड। नहीं, डिजीज बस ये हुआ, ये है आपका डिजीज, और ये कैरियर फीमेल है, और ये क्या, ये कैरियर है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, मेल्स में देखने को मिलता है, फीमेल में नहीं देखने को मिलेगा। फीमेल में क्या हो जाएगी, ये कैरियर हो जाएगी, ये बिल्कुल नॉर्मल होगी। फीमेल को होगा, फीमेल को होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए आपके लिए, मेल हेमोफिलिक होना चाहिए। कभी मान लो कि आप उसको एकदम रूई पर ही रखे हो, इतना संभाल के रखे हो कि वो अपने रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच गया। ठीक है, और इसका भी कैसे होगा, अगर फीमेल, अगर इसको नॉर्मल मिल गई, फीमेल नॉर्मल मिली, अब ये क्रॉस करके देखो, मेल हेमोफिलिक और फीमेल इसको नॉर्मल मिली है, कहीं पे डिजीज दिख रहा है, कहीं डिजीज नहीं दिखेगा। ये कैरियर है, ये कैरियर है, और मेल्स नॉर्मल हो गए, मेल्स नॉर्मल हो गए। ठीक है, डिजीज दिखने के लिए फीमेल को भी कैरियर होना बहुत जरूरी है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये दोनों डिजीज हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। फीमेल में अगर दोनों हेमोफिलिक हो गए एक्स क्रोमोसोम, तभी क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। मेल से आपको 2 एक्स नहीं चाहिए, सिर्फ सिंगल एक्स चाहिए। ठीक है, तो सिंगल एक्स अगर हेमोफिलिक है तो ये एक्सप्रेस कर जाएगा। समझ में आया? तभी आप पूछे क्लॉटिंग फैक्टर होना अच्छा बात है खराब बात है, तो से ये होता है। नहीं होना मतलब वो एक डिजीज कंडीशन है, हल्का सा भी चोट लगेगा तो क्या होगा, हाँ खून रुकेगा ही, वो हील नहीं होता है। ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, एक तो सर्कुलेशन करेगा, ब्लड क्या करेगा, एक तो सर्कुलेशन करेगा, और दूसरा क्या काम है ब्लड का, सर्कुलेशन मतलब वही ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या काम है, दूसरा क्या काम है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होगा बेटा, बताओ। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तो हो गया ना, प्लाज्मा तो फ्लूइड मैट्रिक्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या है,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन में। आरबीसी का काम क्या? ट्रांसपोर्टेशन में। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है? हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये लिख सकते हैं कि ब्लड इज रेड। क्यों? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट का काम करेगा कौन? एचबी पिगमेंट। हाँ, दूसरा क्या काम है? डब्ल्यूबीसी क्या काम करेगा? फाइट करेगा इन्फेक्शंस। वेरी गुड, फाइट करेगा इन्फेक्शंस। और प्लेटलेट का काम ब्लड क्लॉट है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या क्या प्रेजेंट? हम लोग प्रोटीन्स का बात कर ली। फाइब्रिनोजेन जो क्या काम करेगा? ब्लड क्लॉटिंग करेगा। ग्लोब्यूलिन इन्फेक्शन फाइट करेगा। और एल्बुमिन ऑस्मोरेगुलेशन करेगा। और क्या क्या इसमें हमारा ऑर्गेनिक प्रेजेंट है सब्सटेंस? इसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, इसमें एमिनो एसिड भी प्रेजेंट है, इसमें लिपिड भी प्रेजेंट है, इसमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स वगैरह भी प्रेजेंट है। सब ब्लड से आपको ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, एक जगह दूसरी जगह कैसे जा रहा है? ब्लड में प्रेजेंट है वो। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद आते हैं हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। आप लोग क्या बोल रहे हो? फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारा टोटल 45% बनता है और ब्लड। ठीक है, 55% क्या था? 55% प्लाज्मा था, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आरबीसी एक दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ये रेड होता है क्यों? पिगमेंट के कारण। कौन सा पिगमेंट? हेमोग्लोबिन। ठीक है, वन ml ब्लड में कितना आपका आरबीसी प्रेजेंट है? तो 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर में 5.5 मिलियन आपका आरबीसी प्रेजेंट है। हाँ भाई, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी आपका प्रेजेंट है। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी भी आपका सेल है, उसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनेल ही नहीं होता है, तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्या प्रेजेंट है आरबीसी में? सिर्फ एक पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या पिगमेंट है? हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। आरसीबी क्या बोल रहे हो? कोई एक जन बोलो। हाँ, आपका ब्लड रेड इसलिए क्योंकि सबसे फॉर्म्ड एलिमेंट से सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? आरबीसी प्रेजेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट से सबसे ज्यादा आपका आरबीसी प्रेजेंट है, इसलिए ब्लड रेड कलर का दिखता है। ठीक है, आप यही पूछ रहे थे। मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन होगा, या आप ये बोलोगे हाँ कि न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है मैमेलियन आरबीसी में। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी में एक्सेप्ट हाँ वही, एक्सेप्ट कैमल। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें? मैमेलियन आरबीसी में, एक्सेप्ट कैमल। कैमल में आरबीसी होता है। ठीक है, इनफैक्ट आपका जो हेमोग्लोबिन है बेटा, हेमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट का बना हुआ है। क्या क्या? हेमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट का बना हुआ है। क्या क्या? हेम और ग्लोबिन। ठीक है, हेम और ग्लोबिन का बना हुआ है। तो मतलब ये एक प्रोटीन है। हम लोग पढ़े थे क्वाटरनरी प्रोटीन में, पढ़े थे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा चलो शांत जाओ। हेमोग्लोबिन हमारा ग्लोबिन है, मतलब ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन बनने के लिए बेटा हमें एक डीएनए का सेगमेंट चाहिए।
डीएनए का सेगमेंट चाहिए, डीएनए से ना आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन, तो डीएनए का सेगमेंट तो चाहिए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब हम लोग ये लिखते हैं ना कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो कंप्लीट स्टेटमेंट ये हो जाएगा न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। ठीक है, जो इनिशियल स्टेजेस होता है जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका 72 आवर्स लग जाता है। ठीक है, हाँ, आरबीसी के फॉर्मेशन में क्या होता है 72 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो जो इनिशियल स्टेजेस होता है आरबीसी फॉर्मेशन का, जिसको हम लोग प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज कहते हैं, उसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, मिडिल नॉर्मोब्लास्ट, और चलो ये चीज लिख लेते हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये हमारा क्या आरबीसी का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस अडल्ट में कहां होता है? बोन मैरो में। अडल्ट में कहां पर होगा? बोन मैरो में। और फीटस में ये होता है लिवर में, स्प्लीन में। ठीक है, जो मैं नोट्स दी हूं उसमें ये चीज मेंशन। अडल्ट में कहां होता है? बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। फीटस में कहां होता है? जब वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो लिवर में या स्प्लीन में। एरिथ्रोपोइसिस करने में 72 आवर्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्या है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फिर दूसरा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। नहीं पढ़ना, बस मैं बता रही हूं कि मैच्योर आरबीसी में आप लोगों का न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इस वाले स्टेज में। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है कहां पे? लेट नॉर्मोब्लास्ट में एब्सेंट होता है। इसके पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पहले वो एक नॉर्मल सेल है, क्योंकि सेल का फॉर्मेशन मास्ट सेल से हो रहा है ना बेटा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जब उसे स्पेशलाइजेशन होने लगता है, जब डिफरेंशिएशन होने लगता है, तो क्या होता है धीरे धीरे उसमें ये न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, क्योंकि आरबीसी का बस एक ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या है कि आपका न्यूक्लियस एब्सेंट कर दिया, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट कर दिया, तो क्या प्रॉपर उसको बहुत स्पेस मिल गया किस चीज के लिए? हेमोग्लोबिन पिगमेंट के लिए। ठीक है, बस इसी रीजन से न्यूक्लियस एब्सेंट है और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। समझ में आया? कब न्यूक्लियस एब्सेंट हो रहा है? लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट हो रहा है। फिर आता है रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट में आपका आरबीसी किस शेप का होता है? आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव। आरबीसी का शेप क्या है? बाइकॉन्केव। तो बाइकॉन्केव शेप आता है आपका रेटिकुलोसाइट स्टेज में। और मैच्योर आरबीसी में आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, बाकी सेल ऑर्गेनेल सब क्या है? एब्सेंट है। लेकिन शुरू से एब्सेंट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हेमोग्लोबिन पिगमेंट भी आपका बना, तो वो कैसे बना? उसके लिए आपको डीएनए का सेगमेंट चाहिए ना। क्या? डीएनए का सेगमेंट चाहिए, उसी के थ्रू आप लोग फॉर्मेशन करोगे आरबीसी का। प्रोटीन कैसे बने? क्योंकि आपको एक डीएनए का सेगमेंट चाहिए, उसमें क्या कोड प्रेजेंट है जो आरएनए बनाएगा, जो प्रोटीन बनाएगा। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में आपका न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन सब पहले आता था, तो समझो आज से 7-8 साल पहले आता था। ठीक है, जब एम्स का एग्जाम होता था ना, तो एम्स जिप्पर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे। नीट में नहीं देखा गया, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो। एरिथ्रोपोइसिस क्या 72 आवर्स लगता है फॉर्मेशन में। फीटस में लिवर और स्प्लीन में होता है, अडल्ट में बोन मैरो में होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है? तो ये इसके कुछ स्टेजेस है। मैच्योर, हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर आरबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो वाइवा वगैरह होता है ना, तो लोग देखते कितने आप क्यूरियस हो। ठीक है, तो जैसे आप बोलोगे कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो लोग पूछ देते क्या शुरू से एब्सेंट होता है कि कोई स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? तो बोलोगे नहीं, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब आरबीसी का फॉर्मेशन शुरू होता है उस टाइम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, धीरे धीरे करके वो गायब होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। एक बार आपका हेमोग्लोबिन पिगमेंट बन गया तो बस आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट का जरूरत है। हाँ, वही ये मैं इतना क्यों बताई? इतना मैं इसलिए बताई, ये बताने की न्यूक्लियस शुरू में प्रेजेंट होता है, बस मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट हुआ आपका इस लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। ठीक,
बस ये आपका बेटा प्रोसेस है, ये आपका 72 आवर्स में देख लो कभी भी आएगा। ये आपका मेच्योर आरबीसी बनेगा, इसमें आपका न्यूक्लियस एब्सेंट है और हमारे बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मेच्योर आरबीसी। दूसरा कोई भी स्टेज बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये रेटिक्यूलोस स्टेज से ये क्या होता है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर अपना ऑब्टेन करता है और इसके बाद वो क्या करता है, बोन मैरो को लीव करता है और बॉडी में एंटर करता है। समझ में आया? तो ये सारे स्टेजेस, ये नहीं कि आपको बॉडी में ये सारे स्टेजेस भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ मेच्योर आरबीसी देखने को मिलेगा, ठीक है, सिर्फ मेच्योर आरबीसी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका आरबीसी क्या है, रेड पिगमेंट है। 1 ml ब्लड में 5.5 मिलियन या 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन लिख सकते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैमेलियन आरबीसी में एक्सेप्ट कैमल। अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। क्या प्रेजेंट है इसमें, चलो ये तो लिखा हुआ है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी हम लोग देख लिए। इसका शेप कैसा है, बाइकॉन्केव शेप है इसका, कोई दिक्कत यहां तक? और कुछ है आरबीसी में? लाइफ साइकिल, हाँ, लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। एक आता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब वहां पे जाके आरबीसी डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, 120 दिन बाद आरबीसी वहां जाकर डिस्ट्रॉय कर जाएगा। क्या है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? हाँ, स्प्लीन। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन, ठीक है। तो आरबीसी क्या हो गया, वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पे जाके आरबीसी खत्म हो गया। तो आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसमें एक हेम ग्रुप है और एक ग्लोबिन ग्रुप है, ठीक है। तो आपका ये जो हेम ग्रुप है ये क्या करता है, हेम ग्रुप बाकी में आगे में जाके चला जाएगा वापस से आरबीसी के फॉर्मेशन में। हेम ग्रुप क्या हो जाएगा, आरबीसी के फॉर्मेशन में चला जाएगा और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन लिवर में चला जाएगा और वहां से बिलिरुबिन पिगमेंट बनाएगा, बिलिरुबिन पिगमेंट, ठीक है। वो वाला चैप्टर आप लोग का स्किप हो गया ना, इसलिए वाला पहली बार आप लोग टर्म सुनोगे, बिलिरुबिन पिगमेंट। लेकिन ये क्या होता है, हेम चला जाता है फिर से न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन में और ग्लोबिन चला जाता है लिवर में, क्या बनाने के लिए, बिलिरुबिन पिगमेंट बनाने के लिए। बिलिरुबिन पिगमेंट ये एक पिगमेंट है जो आपका क्या लिवर प्रोड्यूस करता है, हाँ नहीं, इंक्रीज करने में मदद नहीं करता बेटा, बस वहां पे वो पिगमेंट के साथ वो मिल जाता है। लिवर बिलिरुबिन पिगमेंट बनाता है। बस ये थोड़ा जीके के लिए जान जाओ कि यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, इस बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। क्योंकि हम लोग पीला पानी तो पीते नहीं है, ना ही हमारा प्लाज्मा निकल रहा है हमारे यूरिन से, तो वो येलो इसलिए होता है इस बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। क्लियर है? बस ये जान जाओ, लिवर प्रोड्यूस करता है बिलिरुबिन पिगमेंट, तो आपका ग्लोबिन चला जाता है लिवर में और वहां से वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत आरबीसी तक? फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। ये किस कलर का होता है, वाइट नहीं बोलेंगे, पेल कलर बोलेंगे। पेल मतलब फीका, ठीक है, पेल कलर का होता है, ठीक है। इसमें कोई कलर नहीं होता, कलर इसलिए एब्सेंट है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है। इसका शेप क्या होगा, शेप अमीबॉइड शेप होता है इसका, ठीक है, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है प्रॉपर, ठीक है, इसका कोई शेप नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीबॉइड शेप होता है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन होता है हमारा 2 to 3 वीक्स का, लाइफ स्पैन इसका होता है कितना, 2 to 3 वीक्स का। चलो ये चीज लिखते चलते हैं। इसमें क्या है, पिगमेंट एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस इसमें क्या है, प्रेजेंट है। इसके बाद ही क्या है, 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, हाँ, 6000 to 7000, सॉरी 8000, ठीक है। हाँ कोई 60,000 बोला था,
इसका लाइफ स्पैन पिगमेंट एब्सेंट है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 6000 to 8000, ठीक है। लाइफ स्पैन कितना है? 2 to 3 वीक्स। बनता कहां पर है ये? WBC कहां पे बनता है? बॉडी में बनता है। तो आपका RBC बॉडी के बाहर बन रहा था। चलो ठीक है, बेसिकली ये भी ना कहां बनता है? बोन मैरो में ही बनता है, ठीक है। लेकिन WBC ना हमारा फर्दर कैटेगराइज होता है किसमें? ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट में। तो ग्रैन्युलोसाइट आपके बोन मैरो में बनेगा, ए ग्रैन्युलोसाइट का जगह दूसरा है, ठीक है। वो देख लेते हैं हम लोग। पिगमेंट इसमें एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। एक है इसमें डायपेडेसिस। डायपेडेसिस बता दे रही हूँ क्या होता है। डायपेडेसिस क्या होता है ना, ये शो करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट, जो सेल्स एमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे वो कहीं भी एंटर कर जाएंगे, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? डायपेडेसिस, ठीक है। फिर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म, WBC इज ऑफ 2 टाइप्स। उसके साइटोप्लाज्म के बेसिस क्या होगा? ठीक है, हाँ, उसके साइटोप्लाज्म के बेसिस पे WBC क्या है? 2 टाइप का है। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, 2 ही टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ WBC। साइटोप्लाज्म के बेसिस पे 2 टाइप का होता है। एक है ग्रैन्युलोसाइट, एक है ए ग्रैन्युलोसाइट। एक है ग्रैन्युलोसाइट और एक है ए ग्रैन्युलोसाइट। नाम से क्या लग रहा है क्या होगा इसके साइटोप्लाज्म में? इतना भी ज्यादा वर्ड्स पे नहीं जाना है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। बोल सकते इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है लेकिन ग्राना एब्सेंट। ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इस वाले में क्या होगा? ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होगा, ठीक है। ये फर्दर 3 टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। 3 टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। बेटा ये सब टफ नहीं, सब 12th में आप लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लो। हाँ, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लो क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे WBC का रोल वगैरह आएगा, ठीक है। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है 3 टाइप का। एक है क्या? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ओइसिनोफिल और तीसरा क्या है? बेसोफिल, ठीक है। और ए ग्रैन्युलोसाइट 2 टाइप का है, पिगमेंट के बेसिस पे नहीं, ये बस जनरली कैटेगराइज्ड है। ये क्या क्या है हमारा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल कौन से डाई को स्टेन करेगा? नाम से देखो, न्यूट्रोफिल, हाँ, न्यूट्रल डाई को। ये क्या करेगा? न्यूट्रल डाई को स्टेन करेगा। ईसिनोफिल एसिडिक डाई को और बेसोफिल बेसिक डाई को, ठीक है। और ये तीनों में क्या प्रेजेंट है? तीनों में इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम दिया वो, एक बार डायग्राम देखो आप लोग। वो डायग्राम देखो। बहुत लोग होते हैं जो किताब खरीद लेते हैं फिर उसको बस साल खत्म होने के बाद बस बेच दिए और वो दूसरे के काम आ रहे हैं, वो भी एकदम नया, ठीक है। ये तीनों में मोस्ट अबंडेंट है हमारा कौन सा? न्यूट्रोफिल। 60 to 65% ऑफ RBC है ये, ठीक है। 60 to 65% RBC का है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है WBC में, ठीक है। तो इसमें कैसा है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ईसिनोफिल, अच्छा इसका फंक्शन भी लिख देती हूँ। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है ना? ये है फेगोसाइटिक नेचर का, फेगोसाइटिक नेचर का होता है ये। फेगो मतलब किल, ठीक है, और साइटिक मतलब सेल, मतलब फॉरेन सेल को ये क्या कर सकता है? किल कर सकता है। फेगोसाइटिक नेचर का 2 सेल है, एक है न्यूट्रोफिल, एक दूसरा हमारा क्या है? मोनोसाइट। ये भी हमारा क्या है? फेगोसाइटिक नेचर का,
ये भी हमारा क्या है, फेगोसाइटिक नेचर का, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, उसको इनगल्फ कर सकता है। समझ में आया? ईसनोफिल, ईसनोफिल हमारा कितना है, 6 to 8% होता है। ईसनोफिल कितना है, 6 to 8% है। ईसनोफिल का लेवल बढ़ जाता है एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में, सॉरी हाँ 2 to 3% होता है बेटा, सॉरी 2 to 3%। ईसनोफिल क्या है, 2 to 3% है, ठीक है। और बेसोफिल सबसे लीस्ट है 0.5 to 1%। क्या? हाँ मोनोसाइड है 6 to 8%, वही ये थोड़ा 6 to 8% ये 20 to 25%। पढ़ा लो आप लोग आकर के। न्यूट्रोफिल 60 to 65% है, ठीक है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है इसमें। ईसनोफिल 2 to 3% है। ईसनोफिल हमारा क्या है, बाई लोब्ड न्यूक्लियस है, बाई लोब्ड न्यूक्लियस। और बेसोफिल हमारा ट्राई लोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। बाई लोब्ड न्यूक्लियस है और ये ट्राई लोब्ड न्यूक्लियस है। ये 60 to 65% है। फेगोसाइटिक नेचर का होता है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर सकते हैं। ईसनोफिल 2 to 3% है। और क्या काम है, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में आपका ईसनोफिल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में ईसनोफिल का लेवल बढ़ जाता है। बेसोफिल कितना है, 0.5 to 1%। फिर आते हैं इधर मोनोसाइटिक सेल। अच्छा एक चीज और, ये तीनों चीज बनता कहां पर है, बोन मैरो में। ये तीनों चीज कहां बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है। बेसोफिल का फंक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है। बस क्या होता है ना कि हमारा जब भी कोई डिजीज होता है तो बेसोफिल का लेवल बढ़ जाता है। तो बेसोफिल का अगर लेवल बढ़ गया समझो कोई डिजीज कंडीशन है, ठीक है। हाँ तो उससे क्या होता है, बेसोफिल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग ए ग्रैन्युलोसाइट में। मोनोसाइट क्या है, फेगोसाइटिक नेचर का, सेम फंक्शन किसकी तरह है, न्यूट्रोफिल की तरह इसका फंक्शन है। और लिम्फोसाइट क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। ये प्रोड्यूस करता है क्या, एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट नाम सुना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सुने ही होगे, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट मतलब ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहा है, और टी लिम्फोसाइट थाइमस में। ये कहां प्रोड्यूस हो रहा है, थाइमस में। मोनोसाइट प्रोड्यूस हो रहा है स्प्लीन में, क्लियर है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या, एंटीबॉडीज बनाने का। एंटीबॉडीज बनाता है, कौन बनाता है एंटीबॉडीज, बी सेल बनाता है, और टी सेल उसको मदद करता है एंटीबॉडीज बनाने में, ठीक है। अभी बस इतना ही जान लो, बाकी इसके बारे में लोग जानेंगे क्लास 12th में, डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। एंटीबॉडीज के बारे में पूरा एक टॉपिक ही है, ठीक है। तो वहां पे फिर से ये सारे टर्म्स आएंगे। यहां तक समझ में आया? हाँ नहीं वही तो मैं बताई ना, एक ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट हमारा प्रोड्यूस होता है स्प्लीन में, ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है थाइमस में। फोटो खींचना है, खींच लो। वैसे ये नोट्स में दिया हुआ है सब चीज। अच्छा वहां जितने हुए छूटेगा, वहां तो एक दिन इतने 20 मिनट पहले छूट गया था। अच्छा ठीक है ना, हमारा ज्यादा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही बायो 2-3 दिन से नहीं हुआ है। इसके बाद हमारा क्या आता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की मदद करता है। होता क्या है, हाँ बोन मैरो का स्पेशल सेल होता है जो फ्रैगमेंट्स की तरह होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या कलरलेस है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट एब्सेंट है इसमें। चलो लिख लेते हैं, ये क्या है, स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो। हाँ WBC भी, इसमें WBC प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है WBC, मैं पूछ रही हूँ। प्लेटलेट्स अलग है, WBC अलग चीज है।
स्पेशल सेल्स ऑफ बोन में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल फ्रैगमेंट्स है, ये सेल फ्रैगमेंट्स है, किस चीज में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। बनता कहां पर है, तो बोन मैरो से ही बनता है। लाइफ स्पैन कितना है, 8 to 9 डेज, 8 to 9 डेज, ठीक है। इंजुरी के टाइम में क्या होता है, प्लेटलेट फैक्टर्स रिलीज करता है, ठीक है। ऐसे ही क्या, ऐसे ही नॉर्मली आपका ब्लड में फ्लो करे, लेकिन जहां पर इंजुरी होगा तो वहां पर क्या होगा, प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन प्लेटलेट फैक्टर्स रिलीज नहीं करते रहते हैं सारे इनएक्टिव कंडीशंस में, लेकिन क्लॉटिंग के टाइम में, सॉरी इंजुरी के टाइम में क्या होगा, प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करेगा। एक ब्लड क्लॉटिंग करके एक टॉपिक है आप लोग में, उसमें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नहीं बेटा, इसी में आगे चलकर टॉपिक है। ड्यूरिंग इंजुरी प्लेटलेट फैक्टर्स आर रिलीज, ठीक है, प्लेटलेट फैक्टर्स आर रिलीज। इनका नंबर कितना है, 1.5 लाख टू 3 लाख या 3.5 लाख, हाँ 3.5 लाख, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर किसका है, फॉर्म्ड एलिमेंट से सबसे ज्यादा आरबीसी का, दूसरा नहीं प्लेटलेट्स और तीसरा डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो गया तो वो क्या इंडिकेट करता है, ब्लड लॉस के कारण प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा बीमारी है जिससे प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, डेंगू, हेमोफीलिया में एब्सेंट है, हेमोफीलिया में ना क्लॉटिंग फैक्टर ही एब्सेंट है, ठीक है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर का बात किया जा रहा है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, जिसमें टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितना होता है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है। और ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन, मतलब समझो सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट करता है, ठीक है। नॉर्मली ना वो रिएक्शन नहीं चल रहा होता है, नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं चल रहा होता, नहीं तो बॉडी में कहीं पर भी ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगा अंदर में, ठीक है। तो जब भी इंजुरी होता है तो सेल्स क्या करता है, सेल्स सिग्नल्स रिलीज करता है कि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का जरूरत है, तो वहां पर प्लेटलेट्स जाकर डीजनरेट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है। और ये लिखा हुआ है कैस्केड ऑफ रिएक्शन, कैस्केड ऑफ रिएक्शन मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स का जरूरत है। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, बस यहां तक इतना ही जानो। 13 तरीके से मतलब मैं बोल सीरीज ऑफ रिएक्शन, तो क्या 13 फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं ब्लड क्लॉट करने में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप पे। ओ नेगेटिव मतलब, अच्छा चलो शांत हो जाओ। ये टॉपिक ना, ये टॉपिक सबको पता होता है, ठीक है। ये सब कोई नया टॉपिक नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ, इस क्लास में कोई है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव? हाँ अच्छा, आज तक आप लोग ब्लड ग्रुप ही चेक नहीं करवाए हो? हाँ आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। कौन कौन ब्लड ग्रुप ही टेस्ट नहीं करवाया? बहुत बढ़िया। पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप याद है? पेरेंट्स का कि वो भी याद नहीं है? आप लोग बायो पढ़ो, आप लोगों को ब्लड ग्रुप नहीं पता अपना क्या है, तो अपना तो पता रखना ही चाहिए, अपने से भी चेक कर सकते हो। चलो मैं बताती हूँ कैसे चेक कर सकते हैं अपने से, ठीक है। बस आप ये समझो कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और अगर उसे बी ब्लड ग्रुप डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? मरता नहीं आदमी तुरंत में, हाँ ए भी बन जाएगा। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए भी बन जाएगा, वो सबको दे सकता है। ब्लड सेल कैसा होता है हमारा? बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। जिनको ब्लड ग्रुप पता है उनको, किसी का है नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्लास में? क्या है ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव। ये सबको दे सकते हैं यहाँ पे खून, हाँ। और आप अपने लिए ओ नेगेटिव ढूंढोगे खून लेने के लिए, हाँ ओ पॉजिटिव होगा वो लोगों का, और दोनों को ओ पॉजिटिव ही होगा,
हाँ, अच्छा वो नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, वो आपका जेनेटिक्स से बेटा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मतलब पेरेंट्स पॉजिटिव है तभी जो चाइल्ड है वो आपका, नहीं वो चीज नहीं। पेरेंट्स पॉजिटिव है तो चाइल्ड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं, दो नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही बनेगा, ये आपका मैथ्स नहीं चल रहा है यहाँ पे। नेगेटिव मिलके आपका नेगेटिव ही बनाएगा। जैसे आप लोग जेनेटिक्स पढ़े हो ना मेंडल का, ठीक है, तो उसमें क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और जो डॉर्फ कंडीशन था या जो रेसेसिव था वो क्या सिर्फ होमोजाइगस रेसेसिव हो सकता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना वो रेसेसिव होता है, ठीक है। मेरा भी नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, लेकिन मेरा बी नेगेटिव है। अच्छा, मैं किसको दे सकती हूँ, मैं बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, सबको दे सकती हूँ। हाँ, और किससे ले सकती हूँ, किससे ले सकती हूँ, तो बी नेगेटिव से ले सकती हूँ और ओ नेगेटिव से ले सकती हूँ, ठीक है। ये जानो आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, इसको डिटेल में जानना है, ठीक है। ब्लड ग्रुप थोड़ा थोड़ा क्यूरियस बनो ये सब टॉपिक, सिर्फ एग्जाम निकालने के पर्पज से मत पढ़ो, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक कंडीशन पढ़ने वाले ना, एरिथ्रोब्लास्ट फीटलिस। इसमें क्या होता है कि अगर मदर नेगेटिव है और चाइल्ड पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, लेकिन सेकंड थर्ड से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कॉम्प्लिकेशन ये हो जाएगा कि मतलब स्टिल बर्थ भी हो सकता है चाइल्ड का, चाइल्ड का बर्थ होगा उसको सीवियर जॉन्डिस होगा, उसको एनीमिया होगा, ये एक डिफरेंट कंडीशन है। स्टिल बर्थ भी हो सकता है, बहुत सीवियर कंडीशन है, ब्रेन हैमरेज भी कर सकता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ जाता है। बहुत सारे डिजीजेस क्या होते हैं ना, ये आप लोग जेनेटिक्स से पढ़ोगे, बहुत सारे डिजीजेस क्या होते हैं, ये सारे रेसेसिव होते हैं, ठीक है। डिजीज क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। तो जब रेसेसिव के साथ मिलेगा तभी ना वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो जब क्लोज रिलेटिव्स में शादी होता है तो ये रेसेसिव वाले डिजीज दिखने लगते हैं। चाइल्ड को हो सकता है, चाइल्ड को हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को डिजीज दिख रहा तभी चाइल्ड को होगा। जैसे अगर आप दो हेट्रोजाइगस टॉल को अगर आप क्रॉस करवा रहे हो तो आपका होमोजाइगस आ रहा है ना, होमोजाइगस डॉर्फ। पेरेंट्स तो डॉर्फ नहीं थे, पेरेंट्स आपके दोनों कैसे थे, पेरेंट्स आपके दोनों टॉल थे, लेकिन इसमें एक चाइल्ड आ सकता है ना, ये डॉर्फ। बस यही कंडीशन है कि अगर क्लोज रिलेटिव्स में, कजिन्स में शादी होता है तो जो रेसेसिव डिसऑर्डर है ना वो दिखने लगता है, ठीक है। और ज्यादातर जो भी डिजीज है हमारे सारे रेसेसिव में, ठीक है। मेजर में डिजीजेस क्या है, रेसेसिव में, इसीलिए क्लोज रिलेटिव में शादी से डिजीजेस ज्यादा दिखने लगते हैं ऑफस्प्रिंग। रेसेसिव और ये डोमिनेंट, या लोग थोड़ा मेंडल पढ़े थे और 12th में फिर पढ़ना है, 12th पढ़ना। आप जो बताए ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलो अब शांत हो जाओ, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होता है ना कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं या बॉडी के जितने भी सेल है उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेल्फ एंटीजन कहते हैं, ठीक है। कोई दूसरा हम लोग सेल डालेंगे बॉडी में तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए फॉरेन एंटीजन, क्योंकि अब उसके बॉडी पे भी तो कुछ एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसके सेल में भी कुछ एंटीजन होगा, तो वो एंटीजन इसके लिए क्या हो जाएगा फॉरेन एंटीजन। ऐसा समझो हर सेल पर कुछ सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, क्योंकि एक सेल अपने ही बॉडी के सेल को पहचानेगा। आप उसमें बाहर से सेल डालोगे तो क्या होगा, वो तुरंत उसके अगेंस्ट में काम करने लगेगा, ठीक है। जैसे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है तो उस पेशेंट को फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। इसके पीछे क्या रीजन है कि आप सब कुछ मैच करके डालें, आप ब्लड ग्रुप मैच करें, आप टिश्यू का मैचिंग करें, ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे का ऑर्गन आप किसी दूसरे बॉडी में डालें, इसके लिए फॉरेन है। इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा। ओवर रिएक्ट करने का ये मतलब है कि वो जो फॉरेन का सेल है ना वो उसको किल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो खुद को पहचानता है कि ये मेरे बॉडी का सेल तो नहीं है। उसको नहीं पता है कि आप फायदा के लिए डाले हो, कि आपका खुद का ऑर्गन खराब हो गया इसलिए आप बाहर से ऑर्गन डाले हो, बस उसको ये पता है कि वो आपके बॉडी का सेल नहीं, वो उसको अटैक करेगा। तो जिनमें भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला मेडिसिन लाइफ लॉन्ग, जब तक जिंदा है तब तक लेते रहना है। समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब ये क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हर सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कुछ एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड क्या है, ये एक सेल है, ये ब्लड सेल है हमारा, ठीक है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर भी हमारा क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी हमारा क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है।
हम लोग मानते हैं ए एंटीजन प्रेजेंट है। ए एंटीजन प्रेजेंट है मतलब ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए एंटीजन प्रेजेंट है मतलब ए ब्लड ग्रुप। चलो कल पढ़ेंगे।